हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट फर्दर टॉपिक की तरफ चलेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करो, कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, Me2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स में हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला हुआ है कि स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करो। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हमें इंक्लूड करने होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्लस स्टीरियो आइसोमर्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें सिस एंड ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, सिग्मा प्रेजेंट होने की वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। यहाँ पे आपको लीगेंड्स चेक करने हैं। अब ये वाला लीगेंड SCN एक एम्बिडेंटेड लीगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको दो टाइप के लिंकेज आइसोमेरिज्म की वजह से दो और आइसोमर्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास 4 आ गए। बट क्या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 ही आएंगे? अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखें तो फर्स्ट आइसोमर तो आ गया आपके पास, क्या यहाँ पे ये आ गया अमोनिया। सिस ड्रॉ कर लेते हैं, अमाइन आ गया यहाँ पे ये, ठीक है, NCS। उसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे रख देते हैं। NH3 आ गया, NH3 आ गया, यहाँ पे N लिंकेज हम नाइट्रोजन के साथ ही कर रहे हैं मेटल की, NCS आ गया, NCS आ गया। अब इसके बाद और कौन से आइसोमर्स आ सकते हैं? यहाँ पे SCN के साथ लिंकेज हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने SCN लिख देना है, SCN आ गया, SCN आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी SCN आ गया। सो क्या सिर्फ यही आइसोमर्स पॉसिबल हैं या और भी टाइप के हम यहाँ पे आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, अगर यहाँ पे मैं अरेंजमेंट कुछ ऐसे भी करा सकती हूँ, यहाँ पे NCS हो और यहाँ पे क्या हो आपके पास SCN, ठीक है, और यहाँ पे NCS है, यहाँ पे SCN लिख दो। तो ये भी तो डिफरेंट अरेंजमेंट आ गई ना। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल आइसोमर्स 4 नहीं मिलेंगे। यहाँ पे टोटल आइसोमर्स हमें 4 नहीं मिलेंगे, यहाँ पे टोटल आइसोमर्स होंगे 6। टोटल आइसोमर्स होंगे 6, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख लो। अरेंजमेंट डिफरेंट यहाँ पे ये वाली अरेंजमेंट को नॉर्मली हम भूल जाते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद इस टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ था और जल्दी में वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 ही लिखे हुए हैं, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ही फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अगेन कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करो, सारे लीगेंड्स यहाँ पे डिफरेंट है। MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो यहाँ पे 0 मिलेंगे, ये तो हमें पता चल गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कैसे फाइंड आउट करते थे इसके केस में? सबसे पहले हम A के ट्रांस में B को रखेंगे, फिर सेकेंड अरेंजमेंट में A के ट्रांस में C को रखेंगे, थर्ड अरेंजमेंट में A के ट्रांस में D को रखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे आते थे 3, ठीक है।
अगेन हमें चेक करना है कि कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पे NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अब 3 से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। एक अरेंजमेंट अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट में क्या होगा कि मेटल यहाँ पे हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स की बात नहीं कर रहे, Cl NO3 नेगेटिव इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनको वैसे ही रहने देंगे। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि मेटल के साथ पहले बाइंडिंग हो रही है NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन की, SCN नेगेटिव में सल्फर की, ठीक है। सो इसकी वजह से हमें मिलेंगे यहाँ पे 3 आइसोमर्स। उसके बाद मेटल के साथ बाइंडिंग होगी ONO नेगेटिव की, मतलब यहाँ पे मेटल के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है एंड इसको वैसे ही रहने दो SCN नेगेटिव। तो इसकी वजह से भी हमें कितने आइसोमर्स मिलेंगे, 3 आइसोमर्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे कि NO2 नेगेटिव को वैसे ही रहने देंगे, मतलब मेटल की बॉन्डिंग हो रही है नाइट्रोजन के साथ एंड यहाँ पे मेटल की बॉन्डिंग होगी अगेन नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसके केस में भी हमें 3 आइसोमर्स मिलेंगे। और कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे देखो नेक्स्ट टाइम पे ONO नेगेटिव एंड यहाँ पे NCS नेगेटिव, ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो इसकी वजह से भी 3 आइसोमर्स मिलेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आ गए, 12 आ गए। यहाँ पे देखो अब ये अरेंजमेंट डिफरेंट ही है, आप चेक कर सकते हो। एक बार मेटल के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड सल्फर है, उसके बाद मेटल के साथ ऑक्सीजन है एंड सल्फर है, उसके बाद मेटल के साथ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। तो ये डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट है। कितने आइसोमर्स टोटल आ गए, यहाँ पे टोटल आइसोमर्स आ गए 12। ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, अदरवाइज़ आप इसी क्वेश्चन को करने में 3 to 4 मिनट्स वेस्ट कर दोगे अगर ड्रॉ करने लगोगे। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आ गए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आइसोमरिज्म के ऊपर। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये हमारे पास 2 आइसोमर्स दिए हुए हैं, लिंकेज आइसोमर्स के एग्जांपल है। थर्मल स्टेबिलिटी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोसिस इफेक्ट। आपने एसिड एंड बेसिस में पढ़ा ही होगा, सॉफ्ट इंटरेक्शन एंड हार्ड इंटरेक्शन, वही वाला रूल हम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ, ये कोई मेटल है एंड मेटल के साथ कोई लिगेंड्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिफरेंट लिगेंड है। अब अगर ये वाले लिगेंड सॉफ्ट लिगेंड है, ये लिगेंड क्या है, सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट बेसिस है, और ये जो डिफरेंट लिगेंड है इसका नेचर भी सॉफ्ट बेस ही है, ठीक है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू, अब यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंट आइसोमर भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। ये अब हमारे पास सॉफ्ट बेस लिगेंड है और ये जो लिगेंड है वो हार्ड बेस लिगेंड है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम कॉम्प्लेक्सेस ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको लिगेंड्स का नेचर ही देखना है, ठीक है। अमाइंस, अब यहाँ पे अमाइंस आ गए हार्ड बेस लिगेंड्स, और यहाँ पे मेटल सल्फर के साथ अटैच्ड है, मतलब ये आगे सॉफ्ट बेस लिगेंड। हार्ड बेसिस, सॉफ्ट बेसिस, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, एसिड एंड बेस केमिस्ट्री में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, कोबाल्ट यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये हुआ अब हार्ड बेस लिगेंड, एंड यहाँ पे अमाइंस तो आपके पास हार्ड बेस लिगेंड ही है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पता लगा सकते हो हार्ड बेस लिगेंड, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स थर्मली मोर स्टेबल होगा, ये वाला आइसोमर थर्मली मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये हम सिम्बायोसिस इफेक्ट पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो मेटल के साथ ये
हार्ड बेस लिगेंड अटैच्ड है, और यहाँ पे ये सेलेनियम मेटल किसके साथ अटैच्ड है, सेलेनियम के साथ अटैच्ड है, मतलब ये आया अब आपके पास सॉफ्ट बेस। यहाँ पे मेटल नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये हार्ड बेस लिगेंड है, एंड यहाँ पे भी अटैचमेंट जो है मेटल की नाइट्रोजन के साथ ही है, तो ये भी हार्ड बेस लिगेंड ही हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम सिम्बायोसिस एंड एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट देखेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आइसोमर्स मिलेंगे, एक आएगा सिस आइसोमर, एक आएगा ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सिस आइसोमर में आपको ध्यान रखना होगा स्टेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट लगाना है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाना है, एंटी सिम्बायोसिस, एंड यहाँ पे ट्रांस के केस में सिम्बायोसिस इफेक्ट लगाना होगा स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और ये एंटी सिम्बायोसिस हमें ट्रांस पोजीशन में देखनी है, यहाँ पे भी हमें ट्रांस लिगेंड्स ही देखने होंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, सिस कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेटल सल्फर के साथ अटैच्ड है, मतलब ये आ गया अब आपके पास सॉफ्ट बेस लिगेंड आ गया, एंड यहाँ पे मेटल नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो ये आ गया हार्ड बेस लिगेंड, ठीक है। इसके केस में मेटल नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, हमें ट्रांस पोजीशंस देखनी है, ठीक है। बाकी ये दोनों भी सेम ही होंगे, तो ये अब आपके पास हार्ड बेस लिगेंड आ जाएगा, एंड ये भी हमारे पास हार्ड बेस लिगेंड आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्सेस देखो सिस कॉम्प्लेक्स हैं, ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, सिस कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो सिस कॉम्प्लेक्सेस में हमें एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट लगाना है, ये ध्यान में रखना। कौन सा इफेक्ट लगाना है, एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट लगाना है। कैसे चेक करना है, ट्रांस लिगेंड्स चेक करने हैं, ट्रांस लिगेंड्स चेक करने होंगे कि एक सॉफ्ट बेस लिगेंड हो और दूसरा वाला हार्ड बेस लिगेंड हो, तभी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। सिस के केस में हमें क्या लगाना है, एंटी सिम्बायोसिस। एंटी सिम्बायोसिस में क्या कर रहे थे हम, सॉफ्ट चेक कर रहे थे, तो एंटी सिम्बायोसिस में हमें सॉफ्ट हार्ड चेक करने होंगे, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमें कौन सी पोजीशन के लिगेंड्स देखने हैं, ट्रांस पोजीशन के लिगेंड्स देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर हम इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, तो हमारे पास A कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, A आइसोमर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू B। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसके केस में भी देखो, ये भी अब हमारे पास सिस आ गए, सिस कॉम्प्लेक्सेस ही है। फॉस्फोरस यहाँ पे PPH3 है, तो ये सॉफ्ट बेस लिगेंड आ गया, ये भी हमारे पास सॉफ्ट बेस लिगेंड आ गया। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम सिर्फ ट्रांसपोजिशन ही देखते हैं, क्योंकि दोनों ट्रांसपोजिशन पे सेम ही लिगेंड तो प्रेजेंट है। तो ये सॉफ्ट बेस आ गया, एंड ये भी हमारे पास अब सॉफ्ट बेस लिगेंड है, ठीक है। इसके केस में देखो, ये आ गया अब आपके पास सॉफ्ट बेस लिगेंड, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट है, तो ये हार्ड बेस लिगेंड है। यहाँ पे सिस कॉम्प्लेक्स है, तो सिस कॉम्प्लेक्स में कौन सा रूल लगेगा, एंटी सिम्बायोसिस रूल लगेगा। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट लगेगा। ये आपके पास A आइसोमर है, ये B आइसोमर है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे B आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू A। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ये हमारे पास A कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, B कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बतानी है, और ये हमारे पास आ रहे हैं अब ट्रांस आइसोमर्स। ये क्या आ रहे हैं, ट्रांस आइसोमर्स आ रहे हैं, ट्रांस आइसोमर्स आ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा स्टेबिलिटी के लिए, सिम्बायोसिस इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिम्बायोसिस इफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी के लिए सिम्बायोसिस इफेक्ट कहाँ पे चेक करना है, ट्रांस पोजीशन पे चेक करना है। चाहे सिस आइसोमर हो चाहे ट्रांस आइसोमर हो, आपको ट्रांस पोजीशन ही चेक करनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये दोनों आ गई ट्रांस पोजीशन,
ये हमारे पास सॉफ्ट बेस लिगेंड है, ये हमारे पास सॉफ्ट बेस लिगेंड है, ये दोनों आ गई ट्रांसपोजिशन, ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है, ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है। इसके केस में देखो ये अब आपके पास सॉफ्ट लिगेंड्स आ गए। अगर हम इसकी बात करें, प्लेटिनम नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये हार्ड बेस लिगेंड आया, ये हार्ड बेस लिगेंड आ गया। अब इन दोनों के केस में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो यहाँ पे देखो सारे ही ट्रांस में जो लिगेंड्स हैं वो सॉफ्ट नेचर के हैं। यहाँ पे है तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर के, बट इन दोनों के कंपैरिजन में मोर स्टेबल कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला आइसोमर मोर स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये आपके पास सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट आ गया, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स की तरह ही है, ये सॉफ्ट आ गया, ये सॉफ्ट आ गया, एंड यहाँ पे ये हार्ड बेस लिगेंड आ गया, ये हार्ड बेस लिगेंड आ गया। और इससे भी अगर आपको यहाँ पे भी मान लो कि सॉफ्ट ही आ रहे हैं कंपैरिजन में, तब आप किसको देखो? मेटल को देखो कि मेटल का कैसा नेचर है, हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है। यहाँ पे ये प्लेटिनम आयन होगा, दैट मीन्स इसका नेचर भी क्या होगा? सॉफ्ट ही होगा। यहाँ पे नेचर क्या होगा? सॉफ्ट होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, इस वाले कॉम्प्लेक्स की, इस वाले आइसोमर की ज़्यादा स्टेबल होगी, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, ये ए कॉम्प्लेक्स है, ये बी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे इस तरह की रिंग्स आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे हम लगाते हैं बाइट एंगल या कोन एंगल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेटल है, ये आपके पास आ गया कोन एंगल। अब ये कोन एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जैसे यहाँ पे तो PPH2 ही होगा, यहाँ पे भी PPH2 ही है, यहाँ पे भी ये PPH2 आया, यहाँ पे ये PPH2 आ गया। एक और कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने, अब ये आपके पास PPH2 है। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें कोन एंगल की, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आपके पास यहाँ पे n कितना है? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है इसके केस में। इसके केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 आ रहे हैं, इसके केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 आ रहा है। जैसे जैसे कार्बन एटम n की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे ही कॉन एंगल भी इंक्रीज होगा, कॉन एंगल भी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज हो रहा है? ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर कॉन एंगल इंक्रीज होगा तो मान लो यहाँ पे लिगेंड्स दिए हुए हैं, कोई भी लिगेंड हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वाले एंगल की। देखो, अगर यहाँ पे ये वाला एंगल ज़्यादा है, मतलब ये क्या होगा? ये लेस होगा, ये θ2 आ गया, ये θ1 आ गया, तो θ1 यहाँ पे मोर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल लेस है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो ये वाला एंगल ज़्यादा होगा। θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। अगर यहाँ पे ये लेस एंगल है तो यहाँ पे क्या होगी? स्टीरिक क्राउडिंग होगी। यहाँ पे क्या हुई? स्टीरिक क्राउडिंग हुई। अगर यहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग हुई, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लेस स्टेबल होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। अब हम A एंड B आइसोमर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी के बारे में ही बताना है, बट अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू तो 1 ही आएगी। इसके केस में हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? सिम्बॉयसिस एंड एंटी सिम्बॉयसिस इफेक्ट के ऊपर स्टेबिलिटी अब डिपेंड करेगी। ठीक है, सिम्बॉयसिस इफेक्ट हम लगाएंगे जब n की वैल्यू 1 हो, और एंटी सिम्बॉयसिस इफेक्ट लगाएंगे स्टेबिलिटी के लिए, एंटी सिम्बॉयसिस इफेक्ट लगाएंगे स्टेबिलिटी के लिए जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, n 2 3 4 5 कुछ भी हो,
तो वहाँ पे हम एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट लगाएंगे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है और इसके ट्रांस में भी हमें सॉफ्ट बेस लिगेंड ही मिल रहा है। यहाँ पे ये भी सॉफ्ट बेस लिगेंड है और इसके ट्रांस में भी सॉफ्ट बेस लिगेंड मिल रहा है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू 1 है मतलब कौन सा इफेक्ट लगेगा? सिम्बायोसिस इफेक्ट लगेगा। सॉफ्ट 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 लिगेंड्स आ रहे हैं और अगर यहाँ पे देखें हम तो ये सॉफ्ट लिगेंड है, ये हार्ड लिगेंड है, ठीक है। अब ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। दैट मीन्स कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा? ए कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे ए मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। नेक्स्ट अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू अब सेम ही है। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे n कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो n ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इफेक्ट लगेगा? एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट लगेगा। एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट लगेगा, ठीक है। आपको बस ध्यान में क्या रखना होगा कि कहाँ पे हमें सिम्बायोसिस इफेक्ट देखना है स्टेबिलिटी के लिए, कहाँ पे एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट देखना है। सो लिगेंड्स का नेचर चेक करते हैं। ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है, इसके ट्रांस में सॉफ्ट बेस लिगेंड आ रहा है। ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है, इसके ट्रांस में भी अब सॉफ्ट बेस लिगेंड आ रहा है। ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है, इसके ट्रांस में अब यहाँ पे इंटरेक्शन किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ है। मतलब ये आया आपके पास हार्ड बेस लिगेंड, ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है और ये आया हार्ड बेस लिगेंड। एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट देखना है हमने स्टेबिलिटी के लिए, मतलब सॉफ्ट के ट्रांस में हमें हार्ड बेस लिगेंड चाहिए। दैट मीन्स ये वाला आइसोमर मोर स्टेबल होगा, ये वाला आइसोमर मोर स्टेबल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं या फिर रिएक्शन बेस्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, PTCl4 की रिएक्शन हो रही है बाइफॉस्फीन लिगेंड के साथ, हमें मिल रहा है P प्रोडक्ट। फर्दर P की रिएक्शन हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCN के साथ, मिल रहा है Q प्रोडक्ट। Q प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो P प्रोडक्ट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। यहाँ से 2Cl ये बाइफॉस्फीन सब्स्टिट्यूट कर देगा, PPH2 आ जाएगा, यहाँ पे PPH2 आ गया, फिर CH2 आ गया, CH2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्लोराइड लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये हमने वैसे ही रहने दिए, ये आ गया P। अब इसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCN के साथ रिएक्शन हो रही है। आप यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते हो कि Cl को अब कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? HCN लिगेंड सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हमें कि लिंकेज सल्फर के थ्रू होगी या नाइट्रोजन के थ्रू होगी। इसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे रूल लगाना पड़ेगा, सिम्बायोसिस या फिर एंटी सिम्बायोसिस। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। n की वैल्यू 2 आ रही है मतलब स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इफेक्ट लगाना पड़ेगा? यहाँ पे एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंटी सिम्बायोसिस मतलब सॉफ्ट के ट्रांस में हमें हार्ड लिगेंड चाहिए। तो ये आ गया अब सॉफ्ट, ये आ गया सॉफ्ट, ये आ गया सॉफ्ट, इसके ट्रांस में आ गया सॉफ्ट लिगेंड, ठीक है। अब ये सॉफ्ट है, इसके ट्रांस में ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है और इसके ट्रांस में ये हार्ड है। यहाँ पे देखें तो ये सॉफ्ट है, इसके ट्रांस में अब सॉफ्ट आ गया, ये सॉफ्ट है, इसके ट्रांस में हार्ड आ गया। अब अगर हम एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मोस्ट स्टेबल आइसोमर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, सॉफ्ट के ट्रांस में हार्ड है, सॉफ्ट के ट्रांस में हार्ड है। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे सिम्बायोसिस इफेक्ट से और एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट से। तो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमें सिस एंड ट्रांस, ये कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं? Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस के केस में हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे बाय एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट। एंटी सिम्बायोसिस इफेक्ट का क्या मतलब है कि हार्ड लिगेंड के ट्रांस में सॉफ्ट लिगेंड होना चाहिए। और ट्रांस आइसोमर के केस में हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे बाय सिम्बायोसिस इफेक्ट।
मतलब हार्ड के ट्रांस में हार्ड होना चाहिए और सॉफ्ट के ट्रांस में सॉफ्ट लिगेंड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम सिम्बायोसिस इफेक्ट की हेल्प से स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स देखो, CONH3 का 5 एंड SCN, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे SCN है, बाकी सारे NH3 लिगेंड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे NH3 है एंड यहाँ पे बाइंडिंग नाइट्रोजन के थ्रू है SCN की, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ये देखो हार्ड बेस लिगेंड आ गया, इसके ट्रांस में यहाँ पे बाइंडिंग सल्फर के थ्रू है तो ये सॉफ्ट बेस लिगेंड आ रहा है, ये हार्ड बेस लिगेंड है और यहाँ पे बाइंडिंग अब नाइट्रोजन के थ्रू है तो ये भी हार्ड बेस लिगेंड है। सिम्बायोसिस इफेक्ट में मतलब हार्ड के ट्रांस में क्या होना चाहिए, हार्ड ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन एंगल वाला कॉन्सेप्ट देखा था। वहाँ पे हम अगर n की वैल्यू इक्वल टू 2 आ रही है तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं सिम्बायोसिस इफेक्ट लगा के, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करते हैं एंटी सिम्बायोसिस रूल से। बस ये आपको चार्ट याद रखना होगा और इससे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपको ये आती ही होगी, बहुत ही छोटी क्लासेस से हम ये IUPAC नेमिंग करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन मैं आपकी कराना चाहूँगी क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। IUPAC नेमिंग के आप रूल्स देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या आता है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाता है, जैसे कि सिंपल सॉल्ट्स में होता है। कैटायन का नाम लिखने के बाद स्पेस दिया जाता है। IUPAC नेमिंग स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास कैटायन है, ये हमारे पास एनायन है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद एनायन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये कैटायन वाला पार्ट है एंड यहाँ पे ये एनायन वाला पार्ट है, तो सबसे पहले हम नेमिंग किसके देंगे, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसकी नेमिंग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पे ये जो नंबर है जैसे 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, ये नेमिंग में नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ पे नेमिंग कैसे शुरू होगी, पोटाशियम से ही शुरू होगी। यहाँ पे हम टेट्रा पोटाशियम नहीं लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पे हम ट्राइक्लोराइड भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होगा, विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर मेटल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स का नाम पहले लिखा जाता है, मेटल से पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा और ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिगेंड्स मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं एंड बाइडेंटेट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखें तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे अमाइन भी मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में अब यहाँ पे ये जो नंबर है 6, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे लिगेंड्स 2 आ रहे हैं तो हम डाई लिखेंगे, 3 आ रहे हैं तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। लाइकवाइज अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो हम यहाँ पे 2 लिगेंड्स के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस एंड हेप्टाकिस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लिगेंड्स के नाम आपको पता होना चाहिए, लिगेंड्स न्यूट्रल है या फिर एनायनिक है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग लिखने के लिए जो मेटल है उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि जो भी एनायनिक लिगेंड होंगे उनको सुफिक्स दिया जाता है O। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, अगर लिगेंड Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगी, क्लोरिडो, Br नेगेटिव ब्रोमिडो, SO4 नेगेटिव सल्फेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो। तो एनायनिक लिगेंड के एंड में O लेटर यूज होता है। उसके बाद वाला रूल देख लेते हैं। अब फोर्थ रूल क्या है, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कोई मेटल दिया हुआ है, अमाइन लिगेंड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ये 4 है। 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लिगेंड का नाम क्या होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है अमाइन। अब टेट्रा के एंड में यहाँ पे वाउल आ रहा है A,
तो इस वाउल को इग्नोर नहीं किया जाता है। न्यूमरल के एंड में जो वाउल है उसको इग्नोर नहीं किया जाता। उसके नेक्स्ट वाला रूल क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नेम के एंड में 8 वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये बात ध्यान में रखनी है। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के एंड में 8 वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए हम एल्यूमिनेट यूज़ करेंगे, क्रोमियम के लिए क्रोमेट, पीडी के लिए प्लेडेट, रोडियम के लिए रोडेट, जिंक के लिए जिंकेट, प्लेटिनेट, निकलेट, कोबाल्टेट। उसके बाद ये जो नाम है ये लेटिन नेम्स के अकॉर्डिंग है। तो आयरन के लिए फेरेट, कुपरेट, अर्जेंटेट, प्लम्बेट, ओरेट, ये कुछ नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जितने भी रूल्स अब हमने देखे हैं वो सब अप्लाई करेंगे। यहाँ पे IUPAC नेमिंग लिखेंगे। IUPAC नेमिंग लिखने से पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल के लिए हम X मान लेते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है और कौन से एनायनिक है, तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाइन के लिए हम 0 लिखेंगे क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 3 आ गया। उसके बाद Cl नेगेटिव होगा तो यहाँ पे -1 × 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। x अब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेमिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। अमाइन पहले आएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई अमाइन। उसके बाद क्लोरिडो आएगा तो यहाँ पे ट्राई क्लोरिडो, क्लोरिडो। उसके बाद ये न्यूट्रल लिगेंड है तो मेटल का नाम वैसे ही रहेगा, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे SEN एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो इसके केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। 0 यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x - 3 इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू +3 आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। यहाँ पे नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। ठीक है, और ट्राई थाइसेनेटो। ठीक है, अब यहाँ पे लिंकेज किसके थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू है। पहले तो आप थाइसाइनेटो लिखो। उसके बाद लिंकेज के लिए हम यहाँ पे कापा वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिंकेज किसके थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू है तो इसलिए नाइट्रोजन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे मेटल रोडियम है तो हमने लिख दिया रोडियम। रोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये लिगेंड क्या है, बेंजीन लिगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेंजीन, अगेन न्यूट्रल लिगेंड आ गया तो यहाँ पे क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब यहाँ पे ये मोनोडेंटेट लिगेंड तो है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे हम डाया यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिस। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बिस। उसके बाद आ जाएगा बेंजीन और उसके बाद आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। X इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के 2 वेज हैं। एक तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन है इनकी वजह से +3 चार्ज आएगा, इक्वल टू आप +3 लिख सकते हो और मेटल यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप X लिखो, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड की वजह से 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन की वजह से -3 आएगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे, तब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है कौन सा तरीका आपको यूज़ करना है। अब हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो अब ये बायडेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डायअमाइन बायडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ पे हम ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिस। ट्रिस इथाइलिन
इथाइलीन डायअमाइन उसके बाद आ गया हमारे पास कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, देन हम स्पेस देंगे और यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो यहाँ पे क्लोराइड ही लिखेंगे, क्लोरिडो नहीं लिखेंगे और ट्राई वर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे रुथेनियम की सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। एक्स अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, डाई नाइट्रोजन भी न्यूट्रल लिगेंड है, Cl की वजह से 2 नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया, तो X यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे अमाइन से ही शुरू करेंगे हम। पेंटा अमाइन आ गया, उसके बाद डाई नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन। लिगेंड्स के नाम याद होना आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। डाई नाइट्रोजन आ गया, उसके बाद रुथेनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2 और उसके बाद आ जाएंगे आपके पास क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, ये वाला क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके केस में हम मेटल के एंड में 8 वर्ड यूज करेंगे। शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने से। तो यहाँ पे सोडियम की वजह से +2, देन हमारे पास X आ गया, इथिलीन डायअमाइन न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 आ जाएगा, सल्फेटो आ गया यहाँ पे -2, उसके बाद फिर से यहाँ पे -2 आ जाएगा, एक्वा न्यूट्रल लिगेंड है 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इससे ये कट गया, मतलब यहाँ पे X जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। नेमिंग कैटायनिक वाले पार्ट से शुरू करेंगे। 2 सोडियम की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन में -2 चार्ज आ रहा है, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना होगा कि मेटल के एंड में 8 वर्ड यूज़ करना होगा, ठीक है। सबसे पहले सोडियम लिखेंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे लिगेंड्स के नाम लिखेंगे और मेटल के एंड में हमें 8 वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है। तो नेमिंग कुछ ऐसी आ जाएगी, सोडियम, एक्वा, उसके बाद हमारे पास ब्रोमिडो आएगा, डायब्रोमिडो, इथाइलिन डायअमाइन, सल्फेटो, निकल 8 और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। नेक्स्ट अब हम नेमिंग करेंगे ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है 0 आ जाएगा, प्लेटिनम के लिए हम X लिख लेंगे, उसके बाद ब्रिजिंग पोजीशन पे अब क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, तो 2 क्लोराइड आयन की वजह से -2 आ जाएगा, अगेन प्लेटिनम X, यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड 0, उसके बाद 2 क्लोराइड आयन है, -2 इज इक्वल टू 0, तो 2X आ गया हमारे पास +4, मतलब यहाँ पे X है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो ये दोनों मेटल आयंस कनेक्टेड हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स के थ्रू, इसीलिए इसको ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स अगर सिमेट्रिकल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो इसकी नेमिंग के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड के साथ शुरू करेंगे। नेमिंग के लिए जो रूल्स हम अप्लाई करते आ रहे हैं वही रूल्स के साथ इसकी नेमिंग लिखेंगे। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले ये वाले पार्ट की नेमिंग लिखनी है, उसके बाद ये वाले पार्ट की नेमिंग लिखनी है, फिर इस पार्ट की नेमिंग लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अमाइन लिगेंड्स हैं, डायअमाइन लिखेंगे हम पहले, उसके बाद मेटल प्लैटिनम है। अब कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक है तो इसीलिए प्लैटिनम ही हम लिखेंगे यहाँ पे। देन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2, इसके बाद ये ब्रिजिंग लिगेंड्स जो हैं वो सेम ही हैं, तो यहाँ पे हमने डाई वर्ड यूज़ किया। उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड के लिए म्यू लेटर यूज़ होता है, यहाँ पे आ गया क्लोरिडो। अब इस वाले पार्ट की नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना है डायअमाइन, फिर मेटल का नाम आ गया प्लैटिनम,
उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2, देन क्लोराइड आ जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये वाले जो ब्रिजिंग लिगेंड है इनको सबसे पहले लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डाई म्यू क्लोरिडो, उसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, तो यहाँ पे हम बिस यूज करेंगे और डाई अमाइन प्लेटिनम टू। ठीक है, एंड हमारे पास आ जाएगा फिर क्लोराइड। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स डिफरेंट है, तो इनका नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे हम, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स भी अब सिमेट्रिकल है, तो इसके केस में भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं नेमिंग लिखने के। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अमाइन 0 न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस एक्स आ जाएगा, अमीडो है तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो O2 है वो O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, इसीलिए -1 आ गया, प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +4 है तो यहाँ पे +4 आ गया। ये -2 इस तरफ चले जाएंगे +2 में, तो 2x = 6 आ जाएगा, x 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेमिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम ये वाले पार्ट की नेमिंग करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ गया टेट्रा अमाइन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई, उसके बाद हम यहाँ पे म्यू लिखेंगे और अमीडो लिखेंगे पहले अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद फिर से हम म्यू लिखेंगे यहाँ पे, देन आपके पास आ जाएगा ये सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सीडो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, डबल एम आएगा यहाँ पे, देन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आ गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, ब्रिजिंग लिगेंड को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे म्यू अमीडो, डबल एम नहीं आता, यहाँ पे सिंगल एम ही आता है, अमीडो, उसके बाद म्यू सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सीडो, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बिस। अब ये आ गया टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। ठीक है, तो ये नेमिंग भी हो सकती है, और एक और वे से भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम म्यू अमीडो, म्यू सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सीडो। अगर बिस वर्ड यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑक्टा, ये 8 अमाइन है ना, तो हमने लिखा ऑक्टा अमाइन डाई कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई अब 3। ठीक है, बट अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स, अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, एग्जांपल लेके बताती हूँ। कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स, इसके केस में देखो, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं है, दैट मीन्स ये अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स हुआ, और इसके केस में नेमिंग सिर्फ एक ही मेथड से लिखी जाती है, वो ये वाला मेथड होगा। इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग क्या होगी, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पे
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा। उसके बाद म्यू अमीडो, म्यू सुपर ऑक्सीडो, उसके बाद डायअमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ले लेते हैं। यहाँ पे देखो कैटायन एंड एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस की फॉर्म में है, तो यहाँ पे नेमिंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है, बट हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको मेटल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो। ठीक है, यहाँ पे मेटल हमें पता है Pt या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। अब इसके केस में हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। अब इस एग्जांपल में हमें पता है ये वाला पार्ट कैटायनिक पार्ट है, ये वाला पार्ट एनायनिक पार्ट है, क्योंकि पहले कैटायनिक पार्ट को लिखा जाता है फिर एनायनिक पार्ट को लिखा जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन कॉम्प्लेक्स आयंस के ऊपर एज्यूम करेंगे चार्ज कि मान लो इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज +1 है। अगर इसके ऊपर +1 है तो यहाँ पे चार्ज आएगा -1। अब इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे x आ गया, ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इक्वल टू +1 आ जाएगा, और इस केस में x - 4 इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, -1। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3। प्लेटिनम +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, दैट मीन्स हमारी ये वाली एजम्पशन इनकरेक्ट है। अब सेकेंड टाइप हम क्या करेंगे, चार्ज अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे +2 है। अगर यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 आना चाहिए। अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पे x + 0 -2 इक्वल टू +2 आ जाएगा, यहाँ पे x - 4 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2। प्लेटिनम +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट मीन्स ये एजम्पशन जो है हमारी करेक्ट है। ठीक है, दोनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ही आनी चाहिए, वही एजम्पशन हमारी करेक्ट होगी। तो यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली। Pt यहाँ पे आ रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे आ रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग क्या होगी, यहाँ पे ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड्स के साथ ही शुरू करेंगे। यहाँ पे आ गया टेट्राअमाइन, उसके बाद डाइक्लोरिडो, उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनम, और प्लेटिनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे आ गई ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम ये वाले पार्ट की भी नेमिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास टेट्रा, इसके साथ ही लिखना है ये भी, टेट्रा क्लोरिडो। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो पार्ट है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब यहाँ पे हम 8 वर्ड यूज़ करेंगे मेटल के बाद, प्लेटिनेट आ जाएगा यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2। ठीक है, तो ये नेमिंग। इस एग्जाम्पल में हमारे पास मेटल आयंस आ रहे हैं क्रोमियम एंड कोबाल्ट, और क्रोमियम एंड कोबाल्ट दोनों ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। अब कौन से कॉम्प्लेक्स आयंस में मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हिडन ट्रायल मेथड से पता चलेगी। यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं +1 चार्ज है, तो यहाँ पे -1 चार्ज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे +1 चार्ज है तो इस आयन के केस में अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। x + 0 इक्वल टू +1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसके केस में x - 6 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा +5। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वाली अजम्पशंस जो ही हुई हमारी वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चार्ज +2, यहाँ पे -2 मान लेते हैं। तो इसके केस में देखो, इसके लिए निकालेंगे पहले x + 0 इक्वल टू +2, तो यहाँ पे x +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है, यहाँ पे चार्ज +2 हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो x - 6 इज इक्वल टू -2,
X की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हमारी ये वाली एजम्पशन भी गलत है। ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आनी चाहिए, तो ये एजम्पशन हमारी इनकरेक्ट होगी। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या अज्यूम करेंगे कि चार्ज यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 होगा। तो इसके केस में देखो, अब इसके लिए निकालते हैं पहले x + 0 = +3, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, जो कि पॉसिबल है। इसके केस में x - 6 = -3, x = +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। दैट मीन्स हमारी ये एजम्पशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट कर ली। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम नेमिंग लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सा, ये आ गया आपके पास हेक्सा, अमाइन, अमाइन, उसके बाद आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो, और यहाँ पे होगा कोबाल्टेट, क्योंकि एनायनिक आयन है, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, तो ये नेमिंग होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में अगर यहाँ पे आपके पास 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे चार्ज आएगा +3, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 होगा और चार्ज आएगा -1। इससे आप ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्रोमियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा। -4 इधर चले जाएंगे, इक्वल टू -1 है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। और उसके बाद नेमिंग, जैसे हमने ऊपर वालों की नेमिंग करी, सेम वे से आप नेमिंग यहाँ पे कर दोगे। आपको पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे Ag एंड Au के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1, जिंक के लिए +2 आती है, क्रोमियम एंड कोबाल्ट के लिए +2 भी आ सकती है, +3 भी आ सकती है, पर मोर स्टेबल यहाँ पे +3 होती है, +3 ही आपको देखने को मिलेगी। Pt के लिए +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। लाइकवाइज आयरन के लिए +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। यूथेनियम के लिए +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्राई करा है कि IUPAC नेमिंग में जितने टाइप के एग्जाम्पल्स हो सके वो सारे कवर करा दूँ आपको। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।